एक मित्र ने लिखा है, अक्सर भावुकता और संवेदनशीलता को समाज में पर्यायवाची समझा जाता है। भावुक व्यक्ति को ही लोग सेंसिटिव व्यक्ति कहते हैं। ऐसा भी देखने में आता है कि भावुक व्यक्ति भावुकता की ओट में लोगों को एक्सप्लॉइट भी करता है और अपनी मनमानी करता है और अपनी बात मनवाता भी है। ऐसे में भावुकता उसको आसपास के लोगों के प्रति इनसेंसिटिव बना देती है। कुछ इस विषय पर कहें। हमारे अंदर एक जगत है भावनाओं का, भावों का। वो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। भावनाएं हैं, अनेक तरह के भाव हैं। वो हमारे भीतर उमड़ते घुमड़ते रहते हैं और उन भावों से ही जीवन की बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं, आगे चलती हैं। लेकिन भावुकता एक अलग घटना है। वो एक किस्म का मानसिक विचलन ही है, मेंटल डिविएशन ही है। भावुकता इमोशनैलिटी और एक है इमोशन, भाव है। भाव जब अपने स्वस्थ तल पर है तो वो कई बार दिखाई नहीं देता लोगों को। इसीलिए मैं कहता हूं कि संवेदनशील होना जरूरी है, भावुकता से बचना है, क्योंकि भावुकता अवरोध भी है और एक किस्म का मेंटल डिविएशन है या मेंटल इलनेस भी है, वो मानसिक अस्वस्थता भी है। भावुक व्यक्ति क्यों होता है? भावुक हम कहते किसको हैं? भावुक व्यक्ति हमको वही लगता है जो बात बात पर रोने लगता हो, जरा जरा सी बात पे उसकी भावनाएं उमड़ पड़ती हों, जरा सा किसी बात पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो जाए और उसके अंदर से तमाम तरह का आक्रोश निकल पड़ता हो। भावुक व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत कमजोर व्यक्ति होता है। किसी के धर्म पर कोई बात कह दे तो वो भावुक हो जाता है, लड़ने झगड़ने पर आमादा। किसी के समाज, जाति, राष्ट्र, आज तो उनके तमाम तरह के विभाजन हो चुके हैं, जरा सी कोई चिंगारी डालता है और भावुक लोग लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाते हैं। वो लड़ने झगड़ने वाले लोग भावुक ही होते हैं, वो संवेदनशील लोग नहीं होते। आज भी हमारे चारों तरफ समाज में देखिए, कोई व्यक्ति अपने निहित स्वार्थों के लिए आता है, जातिगत विद्वेष या धर्मगत विद्वेष या किसी भी तरह के विचारगत या किसी भी किस्म की धारणाओं पर खड़े हुए जो तल हैं, उनमें वो कोई भड़काने वाली बात डालता है और लोग भड़क जाते हैं। भावुक व्यक्ति बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होता है, आत्म केंद्रित होता है। लेकिन ये आत्म वो वाला आत्म नहीं है जो कॉन्शियसनेस वाला है। ये स्यूडो सेल्फ, जो सेल्फ उसने क्रिएट किया है, ये वो आत्म है जिसको उसने ही बुना है। उसकी कंडीशनिंग और उसकी संस्कार बद्धताओं ने जिस आत्म को बुना है, ये वो आत्म है जिसमें वो केंद्रित है। अक्सर अपने आसपास के भावुक लोगों को देखिए, वो सचमुच में किसी की परवाह नहीं करते, वो बस अपनी ही परवाह करते हैं। उनको अपनी ही चिंता है, इसीलिए उनको हमेशा इस बात की फिक्र है किस बात से उनको अच्छा लगा, किस बात से बुरा लगा, किस बात से उनको चोट लगी। तुमको लगा ये तुम्हारी अपनी दुनिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में वो दूसरे को देखना बंद कर देते हैं। अक्सर भावुक व्यक्ति बहुत ही बंद, क्लोज्ड पाया जाएगा, क्योंकि उसको दूसरे की भावनाएं नहीं पता चल रही। वो अपनी ही एक भावनात्मक दुनिया में रहता है जो उसकी काल्पनिक दुनिया की उपज है। अगर हम दूसरे की भावनाओं को भी समझें तो भावुकता संभव नहीं है, तब संवेदनशीलता ही होगी। उस पे बात बात पे रोना
बात बात पे हिंसा, बात बात पे क्रिया प्रतिक्रिया, लड़ना झगड़ना, ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि संवेदनशीलता वो करने नहीं देगी। भावुक व्यक्ति तो आहत होता ही है अपनी काल्पनिक मानसिक दुनिया के कारण। उस दुनिया में दूसरा व्यक्ति बस एक ऐसा चरित्र होता है जिसको उसने ही रचा होता है। एक भावुक व्यक्ति के संबंधों में कोई भी असली व्यक्ति नहीं होता, वहाँ पर सब स्यूडो इमेजेज हैं। वो इमेजेज हैं, ये वो छवियां हैं जिसको उसी ने गढ़ा है। इसीलिए उसकी अपनी अपेक्षाएं हैं, खास किस्म की अपेक्षाएं हैं। ये उसकी अपनी ही गढ़ी हुई दुनिया से निकली हुई चीजें हैं, और असली व्यक्ति तो अलग तरह से व्यवहार करेगा, और तब वो छवियां टकराएंगी और भावुक व्यक्ति को परेशानी होगी। जैसा कि प्रश्न में लिखा है, भावुक व्यक्ति एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, मनमानी कर लेते हैं, दूसरों का एक किस्म का शोषण कर लेते हैं। वो संभव है, क्योंकि लोग रोने धोने से डर जाते हैं। कोई व्यक्ति बात बात पर रोने लगे तो लोग कहते हैं चलो भाई इसका काम होने देते हैं। धीरे धीरे लोगों को ये बात एक रणनीति की तरह पकड़ में आ जाती है। बच्चे छोटे होते हैं, उनको तभी से ये बात समझ में आ जाती है कि रो धोकर, जिद करके, कुछ टेंट्रम क्रिएट करके हम अपनी बात मनवा लेंगे, हमारा फायदा हो जाएगा। काम नहीं हुआ, पहले तो हम रोएंगे, अपने को अलग थलग दिखाएंगे। बच्चे यही करते हैं कि मैं बेसहारा हूँ, ऐसे माँ बाप मिले, ऐसे लोग मिले जो मेरी कोई परवाह नहीं करते, मैं दुनिया में अकेला हूँ, किसी को मुझसे कोई मतलब नहीं। तो ये अभी रोने की स्थिति है। अपने ऊपर दया करने की, सेल्फ पिटी, तो लोग उस पर ही काम कर दें तो अच्छा है, क्योंकि ये किसी को पसंद नहीं आता कि भाई सामने वाला जो मुझसे जुड़ा है वो बड़ा दयनीय स्थिति में है। तो पहले बच्चे दयनीय दिखाएंगे। दयनीय से अगर काम नहीं चला तो फिर सेकंड स्टेज आती है, जब वो हिंसा पर उतारू होते हैं, जमीन पर लौट जाएंगे, कुछ तोड़ना फोड़ना शुरू करेंगे, चीखना चिल्लाना शुरू करेंगे, अपने को नुकसान या दूसरे को नुकसान करना शुरू करेंगे। और ये जो सेकंड स्टेज है, इससे सारे माँ बाप बचना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये ज़्यादा हो जाएगा तो काम कर दो। लेकिन यही सेकंड स्टेज जब मैच्योर लोगों में आती है तो दंगे, फसाद, हिंसा, वो सब घटता है। पहले किस्म के भावुक लोग घर परिवारों में थोड़े से डिप्रेस्ड, बात बात पर रोते हुए, आंसू जैसे उनकी आंख में ही रखे रहते हैं, जैसे घड़ियाल मुंह खोलता है और आंसू निकल आते हैं, इसीलिए मुहावरे में उनको घड़ियाली आंसू भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों को वो घड़ियाली आंसू हैं। और एक हंसी को घुड़ हंसी भी कहते हैं, घोड़े जैसी हंसी, हिनहिनाती हुई, कुछ लोगों के मुंह पर वो भी रखी रहती है। वो बात बात पर जो बहुत ही सामाजिक लोकाचार, मार्केटिंग जैसी चीज़ों में लोग होते हैं, वो अक्सर इस घुड़ हंसी का उपयोग करते हैं, घोड़े जैसी हंसी का। वो मुंह पे ही रखी है, वो हंसना ही है, उनको कोई लेना देना नहीं, काम करवाना है, हंस के काम होना है, तो वो हंसेंगे। हंसी आ नहीं रही उनके अंदर से। और रोना, वो भी कुछ ऐसा बटन है कि वो बड़ी जल्दी। तो ये अलग अलग किस्म के लोग समाज में हैं। तो पहले वाले तो वो हैं भावुक लोग जो इन्हीं सब में इन्वॉल्व रहेंगे, और दूसरे किस्म के जो भावुक लोग हैं वो धार्मिक भी हैं, वो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल भी हैं, वही लोग कल्टिस्ट भी हैं, सांप्रदायिक भी वही लोग हैं, क्योंकि वो उनको समझ कुछ नहीं है। उनको बस लग गया कि ये चीज है और इस पर हमारी पकड़ है, तो इसको ही हमको लेकर आगे चलना है। अब सोचें, जैसे धर्म और अध्यात्म की जगत में भावुक लोग होते हैं, तो कैसे संभव है? या तो तुम्हें बात समझ में आती या नहीं आती, नहीं आती तो बात ही खत्म, और आती है तो बात बिल्कुल ही खत्म। लेकिन जब बात समझ में नहीं आती तो व्यक्ति मानता है कि ये ऐसा है और यही सही है और हम इसको ही मानते हैं। वहीं से सांप्रदायिक सोच
पैदा होती है, और वो व्यक्ति इसीलिए लड़ने झगड़ने मरने मारने पर उतारू रहता है, क्योंकि उसको वास्तविकता तो पता ही नहीं। अगर उसको वास्तविकता पता होती तो कोई पकड़ बनाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जब हमको वास्तविकता नहीं पता होती है तब हमेशा हम एक खास किस्म की पकड़ बनाते हैं, और उस पकड़ के साथ हर किस्म का वायलेंस, हर किस्म की हिंसा चली आती है। जैसे भावुक लोग हों, पहले तल के भी हों, तो तुम देखो इतना पकड़ लेते हैं किसी को, व्यक्ति का दम घुटने लगता है। उनका बस चले तो वो ऐसे साथ रहे कि किसी को घर से निकलने ही न दें। एक फिल्म का गाना आया था नहीं, बहुत पुराना, कमरे में बंद करके दरिया में फेंक दूं चाबी। करीब करीब वो वाली हालत वो लोग बनाते हैं कि हम ऐसे बंद हो जाएं, व्यक्ति जरा सा कमरे के बाहर तक निकले, उनका रोना या अलग किस्म का टेंट्रम शुरू हो जाएगा। घर से बाहर निकले तो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, वो घंटे भर में 60 कॉल कर डालें, हर मिनट के औसत पे 10 कर लें, बहुत मन दबाएं तो 4-5 तो तब भी कर ही लेंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्या तुम चिंता कर रहे हो किसी की? तुम परेशान कर रहे हो। लोगों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, दिन में 10 बार कॉल करते हैं, नहीं तो उनके टाइम फिक्स हैं, 2-3 बार तो कर ही लेते हैं। ये तुम चिंता कर रहे हो कि परेशान कर रहे हो बच्चों को? उनको तुम शांति से रहने नहीं दे रहे हो। एक दूसरे का ख्याल रखना अच्छा है, लेकिन एनक्रोचमेंट, तो भावुक व्यक्ति के अंदर पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव होता है कि व्यक्ति का दम घुट जाए। हर संबंधों का यही हाल है। और फिर उस घटना में पॉजिटिवनेस आएगी, पकड़ आएगी, फिर तरह तरह के जितने भी ड्रामे हैं वो सारे आएंगे। फिर यही भावुक व्यक्ति दूसरे तल पर वायलेंट भी हैं। क्या हम घर परिवारों की हिंसा से वाकिफ नहीं हैं? परिवारों में हिंसा क्यों होती है? कई बार इस पर बात चलती है, और ये बात चलती है कि उसको ख़त्म किया जाए। हम कैसे ख़त्म करेंगे? पहले तो उसके रूट काज तक जाना पड़ेगा, लोगों को थोड़ा संवेदनशील बनाना पड़ेगा, उनकी भावुकता को कम करना पड़ेगा, उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। भावुकता को रेगुलेट करने का अर्थ इतना ही है कि लोगों को समझदार और संवेदनशील बनाना होगा। भावुकता बाई प्रोडक्ट है मिसअंडरस्टैंडिंग की और इनसेंसिटिविटी की। जब हम समझ ही नहीं पा रहे हैं और कुछ का कुछ समझ रहे हैं, तभी भावुकता पैदा होती है। और जब वो हटेगी, संवेदनशीलता आएगी, तो पॉजिटिवनेस चली जाएगी। लोग कहते हैं, एक आम धारणा लोगों के अंदर है, क्योंकि वो संवेदनशीलता को कोई महत्व नहीं देते, कहते संबंधों में पॉजिटिवनेस तो होती ही है, कोई जरूरी नहीं है। अगर हम संवेदनशील हों तो एक दूसरे को जीने देंगे, एक दूसरे को सांस लेने देंगे, एक दूसरे को उड़ने देंगे, उसको अपना आकाश तलाशने देंगे। हो ही नहीं सकता पॉजिटिवनेस का कोई भी काम। लेकिन जब हम संवेदनशील हैं ही नहीं, तो हम अपनी ही सुख के लिए दूसरे से जुड़े हैं। 99% संबंध इसलिए नहीं बने हैं क्योंकि लोग इतने संवेदनशील हैं कि दोनों या समूह एक दूसरे की ऊर्जाओं को, एक दूसरे के जीवन की तरंगों को जानकर वो जुड़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 99% लोग अपने ही किसी सुख की तलाश में दूसरे से जुड़े हैं। तो जिस क्षण उनको लगेगा कि उनका सुख डिस्टर्ब हो रहा है, उनका सुख बाधित हो रहा है, वो प्रतिक्रिया करेंगे। वो इमोशनल ड्रामा करेंगे। इमोशनल ड्रामा से काम नहीं चलेगा तो वो वायलेंट भी होंगे। पहले के परिवार देखिए, करीब करीब कैद खाने बन जाते थे, और कम से कम महिलाओं के लिए तो परिवारों ने एक कैद बना ही दी थी। 4 दीवारी थी, उसके बाहर जाना मना था। क्यों? क्योंकि हम बहुत प्यार करते हैं तुमसे, तो हम तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकते।
तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है, तरह तरह की चीज़ें। तो ज़्यादा जब नासमझी से संबंध पैदा होते हैं और उनमें अपने ही सुख की तलाश होती है, तो वो एक कैद खाने में बदलते ही हैं। तो भावुक व्यक्ति अगर हम देखें तो चलता फिरता कैद खाना है, वो पोर्टेबल प्रिजन है, जहाँ कहीं जाता है दूसरे को कैद कर लेता है। भावुक व्यक्ति से हर व्यक्ति बचकर भागना चाहता है, उसके साथ रहना नहीं चाहता कोई भी। संवेदनशील व्यक्ति के साथ हर कोई रहना चाहेगा, क्योंकि वो समझता है, वो हमारे जीवन की तरंगों को, जीवन की ऊर्जाओं को जानता है। वो अपने ही सुख के लिए नहीं जी रहा है। लेकिन कई बार हम देखेंगे सारे लोग तो यही बात करते हैं कि हम तो दूसरे के सुख के लिए जी रहे हैं, अपने सुख के लिए तो कोई जीता हुआ क्लेम ही नहीं करेगा। यही समाज का झूठ है। बहुत सारे सोशल वर्कर भी नजर आएंगे, वो लगेगा कि वो समाज के कल्याण के लिए सब काम कर रहे हैं। अगर उनको कुरेदेंगे तो पता चलेगा कि अंतिम रूप से कल्याण अपना ही होना है। अपने कल्याण करने में बुराई नहीं है, लेकिन अपने कल्याण में दूसरे को सताना या दूसरे का शोषण वो बुरा है। तो इसलिए भावुकता एक बड़ा ही अलग किस्म का ढंग है, जिसको समझना चाहिए और व्यक्ति को उससे बचना चाहिए। और बच्चों को बचपन से ही ट्रेनिंग देनी चाहिए घर परिवारों में। बड़े होकर तो बहुत समझना पड़ेगा और मुक्त होना पड़ेगा, लेकिन जब बच्चे छोटे ही हैं तो उनको संवेदनशील बनाएं, उनको जीवन को महसूस करना सिखाएं, उनको अपने ऊपर केंद्रित ही मत बनाएं। हम बच्चे ऐसे पालते हैं कि वो जैसे अपने ही सुख के ऊपर केंद्रित हो जाते हैं। उनको अपने ही सुख से मतलब है, कोई जिए या मरे। तो उनको समझाना चाहिए तुम्हारा जीवन महत्वपूर्ण है तो दूसरे का भी। बच्चे समझेंगे। माँ बाप को लगता है पता नहीं समझेगा इतनी बड़ी बातें कि नहीं। तुम्हारा सुख ही जरूरी नहीं है, दूसरे का सुख भी जरूरी है। तुम्हारी मांग का पूरा होना ही जरूरी नहीं है, अस्तित्व में तो सबकी मांगें पूरी होनी है, केवल तुम ही नहीं हो यहाँ पर। उनको उनके अहम की कैद से निकालना चाहिए और माँ बाप को भी उनको इमोशनल ब्लैकमेल करने से बचना चाहिए। जैसे माता पिता भी कुछ आंसू गिरा लें तो बच्चे इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं, बच्चे भी कुछ आंसू गिरा लें तो इमोशनली माँ बाप ब्लैकमेल हो जाते हैं। कुछ घरों में तो ये आंसुओं का ही कारोबार चलता रहता है। इससे बचना चाहिए। शुरुआत से ही उन बातों की स्थितियों को आने ही न दें, ठीक ठीक व्यवहार करें। दूसरा, बच्चों को शेयरिंग सिखाएं। शेयरिंग हर चीज़ की, शेयरिंग नहीं कि अपनी वस्तुओं की, खाने पीने की, उसकी भी है कि वो अपनी वस्तुएं शेयर करें। अपना बात छोटी है लेकिन इसी से भावुकता खत्म होगी। अपना खाना पीना शेयर करें, अपनी वस्तुएं शेयर करें, अपना स्पेस शेयर करें, अपनी भावनाएं भी शेयर करें। सब, किसी भी भावना पर या किसी भी अनुभूति पर वो पकड़ बनाने की कोशिश ना करें। जैसे कि हर बच्चे को लगेगा कि मेरी माँ मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, मेरा पिता मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो बच्चों को बताना चाहिए कि हम प्यार ही करते हैं, ज़्यादा और कम नहीं। ज़्यादा और कम का कोई मतलब नहीं है, प्यार काफ़ी है और कोई तराजू नहीं तौलने का। हो सकता है उसको समझ में ना आए, लेकिन आप रिपीट करना जारी रखिए तो उसको समझ में आ जाएगा। और व्यवहार करना भी जारी रखिए। उसको झूठा आश्वासन भी मत दीजिए, नहीं नहीं मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्यार काफ़ी है, ज़्यादा और कम की ज़रूरत नहीं। फिर जब ऐसे बच्चे आगे विकसित होंगे, जो शेयरिंग जानते होंगे, जो दूसरे के विचारों की, भावनाओं की कद्र जानते होंगे, वो भावुक नहीं होंगे, वो संवेदनशील बनेंगे। वो बच्चा जो अपनी ही विचार और अपनी ही इच्छा को पूरी करने में अभी जिया है, कल्पना करें उसने 14, 15, 16 साल बिताए हैं बस उसी भावदशा में। जब उसको अपनी ही डिजायर्स पूरी करनी है, अपने ही विचार पूरे करने, बड़ा होकर जब वो समाज में जाता है
तो दूसरों की फिक्र कैसे करेगा? और हम तब उससे चाहते हैं कि अब वो दूसरों का ख्याल भी करे। कितना अजीब है, पहले तो हमने उसकी ट्रेनिंग अलग किस्म की दी, तब उसको बात बात पर चोट लगेगी, कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, कोई मुझे पूछता नहीं, कोई मुझे देखता नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरी कोई अहमियत नहीं है, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो एक अजीब से आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर जाएगा। हर टीनेजर बच्चा 14 से 20 साल 19 साल की उम्र में आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा होता है। इसलिए मनोविज्ञान भी कहता है आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन उसके पास समाधान नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी तो हमने दी है उसको, एक झूठी आइडेंटिटी। अगर हमने उसको झूठी आइडेंटिटी ना दी होती तो कोई क्राइसिस ही ना होती। फिर तो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है, हर बच्चा बड़ा होता है, विकसित हो जाता है। तो इस तरह से हमको घर परिवारों में वो वातावरण बदलना होगा। और हमारी फिल्में भी इसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर मूवीज और सीरियल्स उठा के देखे, लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं मंदिर में, जितना ज़्यादा वो रोध हो के और भगवान को झकझोर के प्रार्थना करते हैं, उतनी जल्दी मूवीज दिखाते हैं उनका काम हो जाता है, भगवान जी आ जाते हैं। वो खूब रोते हैं, उंगली काट लेंगे, खून बहा देंगे, तो उसके बाद भगवान जी प्रकट हो जाते हैं। स्याही से काम नहीं चलता, लवर्स खून से चिट्ठी लिखते हैं। अब खून से चिट्ठी लिखने में कौन सा ज़्यादा एक्सप्रेशन हो जाता है? डर पैदा होता है, अरे भाई खून से चिट्ठी लिखी, बेचारा मर जाएगा, जवाब दे दो। खून से चिट्ठी लिखने, मेरा एक फ्रेंड था, मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो किसी लड़की से उसका सो कॉल्ड अफेयर हुआ, तो उसने भी सोचा कि हम भी खून से चिट्ठी लिखेंगे। हमने कहा अरे बड़े तुम साहसी आदमी, खून से चिट्ठी लिखोगे भाई? कह रहे नहीं, अपना कौन काटेगा, हम जा रहे हैं वहाँ बूचर खाने, वहाँ से आधी शीशी खून लाएंगे, उससे लिखेंगे। तो ये इंटेलिजेंट लोग हैं। एक चिट्ठी लिखने में मेहनत लगती है, वो उससे 20 चिट्ठी लिख डालेंगे, लेकिन देखने वाले प्रभावित हो जाएंगे। तो ये सब मूर्खताएं समाज में चलती रहती हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। धार्मिक क्रियाकलापों में ही यही भावुकता पकड़ा दी गई। पानी नहीं पिएंगे, ये तुम्हारे पानी न पीने से किसी बड़ा फर्क पड़ा जा रहा है? कौन फिक्र करता है तुम पानी पीते हो नहीं पीते हो, खाना खाते हो, हु इज देयर? लेकिन सबसे ज़्यादा तो महिलाओं को मूर्ख बनाया गया है समाज में, और आज भी वो जागती नहीं है। कितना भी उनको समझा लो, उनके अंदर इतनी स्ट्रांग कंडीशनिंग कर दी गई है, वो बहुत रिबेलियस हो जाएं, क्रांतिकारी हो जाएं, लेकिन जब बात आएगी कुछ ऐसी नहीं, फिर कहेंगे नहीं वो डाइटिंग ही हो जाएगी, चलो वो थोड़ा सा वजन ही कम हो जाएगा। कोई ना कोई लॉजिक से वो उस मूर्खता को जारी रखेंगे। लेकिन ये भी क्या है, हम भावुकता दिखा रहे हैं, हम अपनी धार्मिकता में भी भावुकता का समावेश कर रहे हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम पानी नहीं पिएंगे, तो हम किसी को प्रसन्न कर लेंगे, हम किसी को मना लेंगे। इन सब से बचना चाहिए, संतुलित जीवन जीना चाहिए। जो संतुलित जीवन जीता है वही एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। बाकी चाहे वो धर्म में संतुलन हो, संबंधों में हो, वो एक अलग किस्म की भावुकता है और उससे कोई कहीं नहीं पहुंचता।